इंसान अगर बेगैरत हो जाए तो उसके दिल पर किसी की भी रोने की आवाज और सिसकियां असर नहीं करती। मेरी गिनती भी ऐसे लोगों में ही होती थी। अभी मैं बाहर बैठा नोट गिनने में बिजी था और कमरे से मुझे एक लड़की के चीखने चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की आवाज आ रही थी। लेकिन इसका रोना, बिलखना, तड़पना कुछ भी तो मेरे दिल पर असर नहीं कर रहा था। मेरी आंखों में तो बस नोटों की चमक थी। लाखों रुपए की गड्डियां मेरे सामने रखी थी और मैं तेजी से हाथ चलाते हुए गिन रहा था। हिसाब का मैं शुरू से ही पक्का था। मेरे मैथ में आज तक कभी 90 नंबर नहीं आए थे। 100 में से 100 पूरे आते थे। जिसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी वो एक बेसहारा सी लड़की थी। घर में 6 बहनें थी और ये सबसे बड़ी थी। बाप नहीं थे, माँ विधवा थी। घर का गुजर बसर करने का कोई जरिया ना था। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन एक नंबर की बेवकूफ थी। हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। मैं जब कानपुर गया तो उसकी माँ से मिलने चला गया, इसलिए इसकी माँ से हमदर्दी के बोल बोले और कुछ पैसे उनके हाथ में रखे। बस मेरा इतना करना ही काम आ गया था। आंटी ने आंसू बहाते हुए अपने सारे घर के दुखड़े मुझे सुनाने लगी कि घर किस तंगी से गुजर रहा है। बेटी स्कूल पढ़ती थी लेकिन तनख्वाह ही कितनी मिलती है, आ जाए तो चीनी के पैसे नहीं बचते। मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं आपकी बेटी को दुबई ले जाता हूँ। वहाँ पर स्कूल की नौकरी भी करेगी तो बहुत पैसे कमाएगी, और क्या पता कि आप लोगों को भी वही बुला ले। कुछ सालों में ही आप लोगों की जिंदगी बदल कर रह जाएगी। मेरी बात सुनकर माँ तो कुछ घबरा गई थी। कहने लगी, जवान बेटी को कैसे गैर मुल्क में भेज दूं? मेरा तो दिल बहुत डरता है। तुम कोई और राय दे सकते हो तो दे दो। माँ जी की बात सुनकर तो मैं बहुत मायूस हो गया था, लेकिन इस लड़की ने मौके पर मुझे खुश कर दिया। कहने लगी कि वह नौकरी के लिए तैयार है। मैंने उसे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, पढ़ाई को पूछा और कहा कि अगर इसकी नौकरी दुबई में लग गई तो मैं इसे वीजा और टिकट भेज दूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। सारा खर्चा तो स्कूल वाले उठाएंगे और रहने का इंतजाम भी स्कूल के अंदर ही होगा। इस लड़की ने हामी भर ली। इसकी माँ थोड़ी परेशान हो रही थी, लेकिन इसने कहा, माँ अगर मेरे इस कदम से आप लोगों का वक्त बदलता है तो क्या हर्ज है? भूखा मरने से तो बेहतर है कि हम अपनी किस्मत को ही आजमा ले। मैं भी इस लड़की की बात पर हैरान था। माँ की गुर्बत की मारी हुई थी, इसलिए फौरन से मान गई थी। मैंने दुबई जाते ही अरबी को उस लड़की की तस्वीर दिखाई तो वो बहुत खुश हो गया। वीजा टिकट का सब इंतजाम कर दिया था। जैसे ही वो लड़की दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंची तो मैं फौरन से उसे लेने चला गया। एयरपोर्ट से अरबी के घर तक का फासला मैंने उसे बताया था कि स्कूल में लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जब उसने घर देखा तो पूछने लगी, ये तो घर की तरह है। मैंने कहा, अंदर चलो, स्कूल ही है। वैसे भी वो लड़की मेरे निगरानी में थी, यहाँ से भाग नहीं सकती थी। इसके सारे रास्ते मैं बंद कर चुका था। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने इसका बाजू जोर से पकड़ लिया। मुझे फौरन से देखने लगी। मेरे चेहरे के अंदाज एकदम बदले थे। वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी, मगर जब मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट देखी तो इसकी सफेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ने लगी। इसके वजूद में झुनझुनी सी आ गई, जो कि मैं महसूस कर चुका था। वो कहने लगी, क्या बदतमीजी है, मेरा बाजू छोड़ो। मैंने कहा कि जुबान बंद करो वरना काट के फेंक दूंगा। अंदर तुम्हें एक अरबी नजर आएगा और तुम्हें इसी के बताए हुए काम करने हैं। कोई चालाकी नहीं, बस तुम अरबी जो कहो वो मानेगी। अगर जरा भी तुमने चूचा करने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबाकर यही मार कर यही दफन कर दूंगा। समझी मेरी बात? यह सुनकर मैं बहुत सी डर गई थी, घबराई हुई भी थी। कहने लगी, क्या मतलब है, आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें धोखे से यहाँ लाया हूँ, और अंदर जाकर तुमने जरा भी अरबी के सामने बदतमीजी या कोई भी नाटक करने की कोशिश की तो देख लेना, अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। जैसे मैं इसे अंदर लेकर गया, वो भी बेचैनी से इस लड़की का इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर मुझसे कहने लगा, इसे समझा तो दिया है ना? मैंने कहा, हाँ, सब कुछ समझा दिया है। अगर फिर भी ये लड़की कुछ भी शोर शराबा करे तो इसे यही मार कर दफन कर देना, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। मैंने इस लड़की को अरबी की तरफ धकेला था। वो उसके साथ जाकर टकराई थी। अरबी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया तो वो चिल्लाने लगी। मेरी तरफ उंगली से इशारा करके कपकपाई हुई आवाज से कहने लगी कि मुझे धोखे से यहाँ लाया है, मुझे वापस अपने घर जाना है। मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप बहुत शरीफ थे, मेरे साथ जुल्म ना करो। लेकिन यहाँ कौन था जो इसकी पुकार सुनता या इसकी शराफत का सबूत मांगता? वो अरबी मुझसे कहने लगा कि जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है। मैंने कहा, ऐसे कैसे? मेरे पैसे मुझे दो,
इस अरबी ने अपना सिक्योरिटी को आवाज दी और कहने लगा, इसका हिसाब चुकता करो। ये कहकर वो लड़की को सामने कमरे में जबरदस्ती ले गया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ, मेरे सामने नोटों की गड्डियां रख दी गई। मैं वही लॉन्ज में बैठकर पैसे गिनने लगा। साथ साथ इस लड़की की चीखें पुकार भी सुनाई दे रही थी। वो रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी कि रब के लिए मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मुझे छोड़ दो। मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूँ। मैं तो बहुत मजबूर और गरीबी में अपने घर का भला करने के लिए निकली थी। मेरे हाल पर रहम करो। लेकिन मेरा दिल तो जैसे गुनाहों की कालिक से काला हो चुका था, इसलिए इस लड़की की सिसकियां भी बेअसर थी। मैंने नोटों को जेब में डाला और वहां से बाहर निकल गया। मेरा काम यही था। मैं बेबस यतीम बेसहारा लड़कियों को कानपुर से नौकरी का झांसा देकर दुबई ले आता था और इस अरबी के यहाँ बेच देता था। इस लड़की का सौदा भी मैंने किया था, वो भी पूरे 5 लाख का। 2 सालों में मैं काफी लड़कियों को सऊदी में लाकर बेच चुका था और कानपुर में मेरा अपना घर था। मेरी बीवी को यही पता था कि मैं दिन रात यहाँ पर मेहनत करता हूँ और पाई पाई जोड़ कर इसको भेज देता हूँ। वो बड़े फूक फूक कर खर्च करती थी। पैसा बचाकर उसने घर बना लिया था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी। फिजूल खर्ची मेरी बीवी नहीं करती थी, लेकिन हर ऐशो आराम की चीज मेरे घर में मौजूद थी। मुझे दुबई से आए अभी कुछ महीने ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी माँ का फोन आ गया। वह फोन पर बहुत रो रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि आपको क्या हुआ है? कहने लगी, अमन तुम जल्दी से घर लौट आओ, तुम्हारे भाई को दिल का दौरा पड़ा है, वो अस्पताल में है और डॉक्टर भी कुछ उम्मीद नहीं दे रहे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ये सुना था कि मुझसे रहा ना गया। मैंने पहली फुर्सत में अपनी टिकट कटाई और कानपुर लौट आया। मैं सीधा हॉस्पिटल ही गया था। मेरा भाई आखिरी सांस ले रहा था। मुझे इसने भटकती हुई आंखों के साथ देखा। मेरा दिल भी कुछ लम्हों के लिए रुक कर दोबारा धड़का था। तड़प कर मैंने अपने भाई को गले लगाया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मेरे सिवा उनका कोई भी सहारा नहीं है। मैंने कहा, भाई आप ऐसी बातें ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, लेकिन आपका इलाज करवाऊंगा। शायद मेरे मुर्दा जमीर के खून ने जोश मारा था, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके भाई के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बस चंद घंटे ही मैंने अपने भाई के साथ गुजारे थे और फिर वो आखिरी सांस ले चुके थे। हमारे घर पर तो जैसे कोहराम समझ गया था। मेरी माँ को तो होश ही नहीं आ रहा था। जैसे होश में आती हकीकत को जानती कि भाई नहीं रहे तो बस दोबारा बेहोश होकर गिर जाती। भाभी का भी यही हाल था। रो रो के आंखें सूज गई थी। मेरे बड़े भाई के 2 बेटे थे, बेटी कोई ना थी, लेकिन दोनों ही कम उम्र थे। एक 10 साल का था और एक 18 साल का। कुछ दिन तो मैंने भाभी से सभी खानदान वालों और रिश्तेदारों के सामने काफी हमदर्दी जताई, लेकिन फिर मेरे अपने खर्च भी बहुत थे। मैं भाभी के खर्च कैसे पूरे कर सकता था? फिर माँ की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी थी। हम 2 भाइयों के अलावा और कोई तीसरा था भी नहीं। कुछ दिन बाद जब मैंने पूरे हालात पर ध्यान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं घर के सारे खर्च पूरे नहीं कर सकूंगा। मैंने दोनों भतीजे छोटे थे, काम काज के काबिल ना थे। सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि भाभी खुद ही कमाने लगे। मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ था। जो ख्याल मेरे गंदे दिमाग में आया था, मैं इसे सोचकर शैतानी हंसी हंसने लगा। मेरी भाभी अभी भी खूबसूरत और जवान थी। मैंने कहा कि इसकी खूबसूरती आखिर किस काम आएगी। चलो अच्छा है कि भतीजे के साथ साथ मेरी माँ को भी खर्चा मिलता रहेगा। मैं भला क्यों अपनी अय्याशियों को कम करूं और यतीम भतीजों के सर पर हाथ रखूं। इनकी माँ है तो वो खुद कमाएगी और अपने बच्चों के साथ साथ मेरी माँ को भी पालेगी। ये सोच आनी थी। कितनी देर में मैं शैतानी मुस्कुराहट सजाए हंसता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरा, मेहमानों का आना जाना भी रुक गया। भाभी भी भाई की मौत को भूल चुकी थी और खामोशी से घर के कामों में मेरी बीवी का हाथ बटाने लगी थी, जबकि माँ तो गहरी सांस लेकर कभी मेरे चेहरे की तरफ देखती तो कभी मेरी भाभी को देखती और यही कहती कि बेटा तुम्हारा भाई तो चला गया है, अब तुम कैसे 3 और बंदों का खर्चा चलाओगे? इसके बाद तेरे 2 भतीजे भी स्कूल जाते हैं, कल को बड़े होंगे, उनकी भी पढ़ाई दिलवानी होगी और फिर कल को और खर्च बढ़ते चले जाएंगे। तो अकेला भला ये सब कुछ कैसे कर पाएगा? माँ काफी परेशान थी, मगर मैं तो सारा इरादा बना चुका था। बस अब इस पर काम करने की देर थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे भी वापस जाना था। भाभी भी बड़ी खुददार औरत थी। मुझे कहने लगी कि भाई कोई नौकरी है तो मुझे लगवा दो, ताकि मैं अपने बच्चों की खुद परवरिश कर सकूं। मैंने भाभी से कहा कि आप कितनी पढ़ी लिखी है। भाभी चुप हो गई, क्योंकि मैं जानता था उन्होंने तो सिर्फ सरकारी स्कूल से 8वीं क्लास पढ़ी थी और 8वीं क्लास पढ़ी भला क्या नौकरी कर सकती थी।
वो भी खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर कपड़े बहुत अच्छे सिलाई करती हूँ। मेरे सिले हुए कपड़े तो बड़े बड़े बुटीक वाले भी नहीं सी सकते हैं। मेरे हाथ में बड़ी सफाई है। भाभी की बात सुनी तो मैं चौंक सा गया। दिमाग में फौरन एक इरादा बना। मेरी माँ भी वहीं पर मौजूद थी। मैं फौरन भाभी से बोला कि भाभी आप क्यों ना मेरे साथ दुबई चले। वहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी बुटीक है जो कि रोज नई ब्रांच खोलता है और वहाँ पर दर्जियों की जरूरत होती है। क्यों ना मैं आपके सिए हुए खूबसूरत कपड़ों के डिजाइन दिखाऊं। अगर उन्हें पसंद आ जाए तो आप और आपके बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। भाभी ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर एक सुकून सा फैला था। वो खुश हो गई और बोली कि अगर तुम मुझ पर ये एहसान कर दोगे तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मेरी भाभी आंसू पोंछते हुए बोली थी। मेरी माँ भी खुश हो गई और मुझे अपना प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दिया। मैं चंद रोज बाद वापस दुबई चला गया। दुबई पहुंचा तो जाकर अरबी से मुलाकात की और फिर इसे अपनी भाभी के बारे में बताया। इसने जब मुझसे ये सुना तो वो एक शैतानी हंसी हंसा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम जैसा लालची आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, जो पैसों के लालच में अपने घर की इज्जत भी बेचने से पीछे नहीं रहा। अगर कोई और गैरतमंद होता तो शायद ये बात सुनकर इसकी इज्जत जोश मारती, मगर मेरी तो गैरत और इज्जत सभी सो चुके थे। मैंने इसकी हंसी में अपनी हंसी मिलाई और फिर भाभी को फोन करके कहा कि आपने जो कपड़े मुझे सिल के दिए थे वो यहाँ पर एक बुटीक को पसंद आ गए हैं। वो आपको एक सूट का लाखों में पैसे देंगे, इसलिए आप जल्दी से दुबई आ जाए। फिर क्या था, मैंने भाभी को टिकट भेजा और कुछ दिन में वो दुबई पहुंच गई। वो अपने बच्चों को मेरी माँ के पास ही छोड़कर आई थी। जब यहाँ पहुंची तो रोने लगी। उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही थी। आखिर को वो माँ थी। मैंने उनको दिलासा दिया कि भाभी एक बार आपका कारोबार चल जाए फिर आप बच्चों को भी यहीं ले आना। भाभी मुस्कुराई थी। मैं उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगा। वो कहने लगी कि तुम मुझे बुटीक लेकर जाओगे। मैं कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं पहले आपको अपने घर लेकर जाऊंगा, इसके बाद ही हम बुटीक जाएंगे। वो भी खामोश हो गई। कुछ देर बाद हम अरबी के घर पहुंच चुके थे। जैसे ही भाभी अंदर दाखिल हुई तो इतना बड़ा घर देखकर चौंक उठी। कहने लगी, वाह देवर जी, आपका घर तो बड़ा ही खूबसूरत है। मैंने उन्हें वहीं पर बैठाया। वो सोफे पर बैठी हुई थी कि तभी मैंने अपने मोबाइल पर एक कॉल की और फिर उनसे कहा कि आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। भाभी वहीं बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो अरबी कमरे से निकलकर बाहर आया। भाभी ने गैर आदमी को वहां देखा तो फौरन अपना चेहरा छुपाने लगी और मुझे आवाज देकर बोली, ये कौन है? यहाँ पर गैर आदमी क्यों अंदर आ गया है? मैं मुस्कुराया और बोला कि भाभी, ये मेरा दोस्त है जो यहीं पर रहता है। आपको इसके रहने से कोई मसला तो नहीं है? भाभी के चेहरे के अंदाज बदले थे, जबकि मेरे चेहरे पर उदासी देखकर वो परेशान हो गई। तभी उस अरबी ने भाभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भाभी चीख कर इससे अलग होना चाहती थी। इसने भाभी को थाम रखा था। मैंने वो जूस का गिलास भाभी को देने के बजाय खुद ही पीना शुरू कर दिया और बोला, वेलकम टू दुबई भाभी। भाभी शायद समझ चुकी थी। वो चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी, मगर अरबी ने मेरी भाभी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और बोला कि खबरदार जो तुम्हारे मुंह से एक और लफ्ज निकला, वरना जरा भी लिहाज नहीं करूंगा और यहीं पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर वो मेरी भाभी को घसीट कर कमरे में ले जाने लगा। मेरी भाभी चीख रही थी, मगर मैंने उनसे कहा कि ये तो मेरा बिजनेस है, इतने सालों से यहाँ पर यही सब तो कर रहा हूँ, आप क्यों परेशान होती हैं? जो कुछ अरबी कहता है वो करे, इसके बदले आपको लाखों रुपए मिलेंगे। जरा ये भी तो सोचे, आपके बेटों का आने वाला कल संवर जाएगा। इतना सुनकर भाभी चीख कर रोने लगी और कहने लगी, रब तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने अपने भाई की विधवा के साथ इतना गलत काम किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, तुम्हें मेरी और मुझ जैसी कितनों की बद्दुआएं लगेंगी। तुम यहीं बैठकर अपना मुंह नोचोगे। मैं भाभी की धमकियां सुनकर हाथ के इशारे से बोल रहा था कि जा जा, बड़ी आई धमकियां देने वाली। इतनी तेरी दुआओं में असर था तो अपने पति को भी बचा लेती। अरबी ने जब से नोटों की गड्ढे निकालकर मेरी तरफ उछाली, जिसे मैंने बड़ी खुशी से पकड़ ली और पैसे गिनने लगा। नोट गिनना तो शायद मेरा पसंदीदा शौक था। मेरी भाभी चिल्ला रही थी, बार बार अपने पति का नाम ले रही थी, मगर मुझ पर तो जैसे किसी बात का असर न हो रहा था। मैं जानता था वो अरबी पहले मेरी भाभी के साथ गलत करेगा और उसके बाद उन्हें जाकर बेच देगा और ऐसी जगह बेचेगा जहाँ पर रातें जागती थी और दिन सोते थे। मैं अपनी भाभी को अरबी के पास छोड़कर वापस अपने फ्लैट में आ गया और सोचने लगा कि अब कानपुर से और कौन सी लड़कियां मंगवाई जाए। मैं इन्हीं सोचों में गुम था और मुझे अरबी ने कुछ पैसे भी भिजवा दिए थे, जो कि जाहिर सी बात है उन लड़कियों के थे जिनको आज तक मैं यहाँ पर लाया था। उनमें से कुछ नफा मैंने रखा और बाकी पैसे कानपुर उनके घर में भेज दिए, जिससे ये लगे कि वो लोग भी यहाँ पर अच्छी इज्जत की रोजी रोटी कमा रहे हैं।
मैं एक रोज सारा दिन पैसे लुटाकर अय्याशी करने के बाद सो रहा था कि मेरे मोबाइल पर फोन आया। जब नंबर देखा तो मेरी बीवी का था। इस वक्त तो वहां पर रात थी। मैंने चौंकते हुए जब बीवी का फोन उठाया, वो रो रही थी। इसका रोना मेरे दिमाग में कई ख्याल ले आया। मेरा ध्यान अपनी माँ की तरफ गया कि रब ना करे मेरी माँ मर तो नहीं गई थी। मैंने बीवी से पूछा तो वो रोते हुए जो बोली, उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। बीवी कहने लगी कि गुड़िया 7 दिन से लापता है, वो हमें नहीं मिल रही, स्कूल से वापस घर नहीं आई, हम कई दिन से ढूंढ रहे हैं, पुलिस को भी खबर दे दी मगर कहीं से कोई खबर नहीं मिली। आप जल्दी से कानपुर आ जाएं, मेरा दिल बैठे जा रहा है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैंने जब बीवी की बात सुनी तो सर पर पहाड़ टूट पड़ा। बौखलाए हुए अंदाज में बीवी पर मैं चिल्लाने लगा कि तुमने मेरी बेटी को संभाल कर क्यों नहीं रखा, तुम लेकर आया करती उसे स्कूल से। इसकी उम्र इस वक्त 14 साल थी। मैंने इसी पल सोचा कि मैं कानपुर जाऊंगा। मेरी बच्ची 7 दिन से गायब थी, न जाने किन दरिंदों के हाथ लगी थी। दिल में अजीबोगरीब ख्यालात से थे। मेरे पास जो भी पैसे थे या तो बैंक में थे या मैं उड़ा चुका था, इसलिए फौरन अरबी के फ्लैट की तरफ चला गया ताकि पैसे ला सकूं। 3-4 दिन से मैं इसके फ्लैट में भी ना गया था। मैं रोता हुआ इसके फ्लैट पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद सिक्योरिटी ने अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगा कि तुम अभी नहीं जा सकते, सर बिजी हैं। मगर मैंने इसे धक्का देकर कहा, तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? ये मेरी और सर की बात है, मुझे अर्जेंट कानपुर जाना है। मैं कहकर अंदर आया था कि वहां पर आने वाली आवाजें मेरे रग रग में सनसनी सी दौड़ा चुकी थी। चीखने की आवाज में, रोने की आवाज में पहचान चुका था कि अरबी के साथ एक लड़की मौजूद थी जो चीख कर कह रही थी, बाबा मुझे बचाओ, बाबा मेरी मदद करो, माँ बाबा आप कहाँ हैं? कांपते हुए मेरे लबों से निकला, गुड़िया, मेरी बच्ची गुड़िया। शायद मैं 2 बार मुंह के बल फर्श पर गिरा था। शायद मेरा वजूद इस कदर कांप रहा था कि चलना भी मुश्किल हो गया था। मैं जाकर दरवाजा खटखटाने लगा, चिल्लाने लगा। तभी अरबी ने दरवाजा खोला और मुझे पैरों की ठोकर मार कर बोला, क्या कयामत आ पड़ी जो चिल्लाए जा रहा है? मैं इसके अल्फाज नजरअंदाज करता कमरे की तरफ देखने लगा जहाँ मेरी बच्ची गुड़िया कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी खुद को छुपाई हुई थी। मैं आंखें बंद करके खुद को पीटने लगा। मैंने अपना मुंह इस कदर नोचा कि जख्म हो गए। बेटी तो बाबा को हीरो समझ रही थी। वो भागकर मेरे पास आई और सीने से लगा कर बोली, बाबा ये अंकल मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए हैं और उसने मेरे साथ। अरबी सब समझ चुका था, अपना मुंह छुपाने लगा। मैं गुस्से से आग बबूला होकर अरबी को मारने लगा, मगर वो मुझे मार कर बोला, अब क्या हुआ? इज्जत जाग गई? बेटी का चिल्लाना सुना तो इज्जत जाग गई? आज से पहले अनगिनत लड़कियां भी तो लाए थे, और मुझे क्या खबर कि मेरा दूसरा बंदा तुम्हारी ही बेटी उठा लेगा। बेटी जो मुझे अपना रखवाला समझ रही थी, हकीकत सुनकर कई कदम पीछे हटी। मैं रोता बिलखता रह गया। आज मुझे हर लड़की की तकलीफ का अंदाजा हुआ था। मेरी बच्ची कैसे चिल्ला रही थी, अपने बाल नोच रही थी। मेरी लाडली बच्ची गुड़िया ने उसी कमरे की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। 13वीं मंजिल से नीचे कूद गई थी मेरी गुड़िया, और मैं बेबसी से खुद को नोचता रह गया। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला जिसमें 3 लड़कियां जानवरों की तरह जंजीरों से बंधी थी। सबने एक थूकने वाली नजर मुझ पर डाली थी। उनमें मेरी भाभी भी थी। मैं किस मुंह से कानपुर जाता जो लड़कियां वहां मौजूद थी। मैंने सभी को आज़ाद करवाया जिनको आज़ाद करवाना मेरे बस में था, जिनमें मेरी भाभी और 2 और लड़कियां शामिल थी। बेटी की लाश उठाकर घर पहुंचा। हकीकत सबके सामने थी। माँ मार रही थी तो बीवी गिरवान खींच रही थी। मोहल्ले वाले थू थू कर रहे थे, जबकि मैं अपनी मौत का तलबगार बना खड़ा रह गया। मैंने जो किया मेरी औलाद ने उसकी सजा भुगती थी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।